नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो विद्वानों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान यानी स्कॉलरली कम्युनिकेशन और उसके असर को समझने के लिए बेहद जरूरी है। जी। हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे शोध के प्रभाव को मापा जाता है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान मतलब LIS के क्षेत्र में और खासकर UGC नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास इस विषय को समझने के लिए दो मुख्य स्रोत हैं। एक स्रोत हमें बताता है कि ग्रंथज सूची अध्ययन यानी बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज के लिए डेटा कहाँ से मिलता है और कौन से सॉफ्टवेयर उपकरण विश्लेषण में मदद करते हैं। जी। और दूसरा स्रोत लाइब्रोमेट्रिक्स, बिब्लियोमेट्रिक्स, साइंटोमेट्रिक्स, इन्फोमेट्रिक्स और वेबोमेट्रिक्स जैसे कई मिलते जुलते शब्दों के इतिहास और उनकी परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। तो हमारा मकसद है इन मात्रात्मक तकनीकों की एक स्पष्ट समझ बनाना। ये क्या है, इनका डेटा कहाँ से आता है और विश्लेषण कैसे किया जाता है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं इन अलग अलग मैट्रिक्स शब्दों से। स्रोत बताते हैं कि LIS में मात्रात्मक अध्ययन के लिए कई शब्द समय के साथ विकसित हुए हैं। सबसे पहला नाम आता है लाइब्रोमेट्री का। ये शब्द तो काफी पुराना लगता है। 1948 में डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। रंगनाथन, जिन्हें भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। लाइब्रोमेट्री, जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, यह पुस्तकालय के कामकाज से जुड़ा है। यह मुख्य रूप से पुस्तकालय के 3 स्तंभों, किताबें या कह लें संसाधन, पाठक और कर्मचारी, इनके मात्रात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। अच्छा। इसका असली उपयोग आप कह सकती हैं पुस्तकालय प्रबंधन को बेहतर बनाने में होता है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? मतलब कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर जरूर। मान लीजिए एक लाइब्रेरियन ये जानना चाहता है कि भाई दिन के किस समय सर्कुलेशन काउंटर पर ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है या फिर रेफरेंस सर्विस के लिए कितने लोग काफी हैं। तो लिब्रोमेट्री के जरिए जो पाठक आते जाते हैं या जो सेवा इस्तेमाल हो रही है उसके आंकड़ों का विश्लेषण करके इसका पता लगाया जा सकता है। इसी तरह लाइब्रेरी के कलेक्शन का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी किताबें ज्यादा पढ़ी जा रही हैं, कौन सी धूल खा रही हैं, या फिर लाइब्रेरी की बिल्डिंग का डिजाइन कैसा हो पाठकों की जरूरतों के हिसाब से, इसमें भी लिब्रोमेट्री मदद कर सकती है। ये एक तरह से लाइब्रेरी के अंदर के मैनेजमेंट का एक विश्लेषणात्मक टूल है। प्रिचार्ड ने स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी की जगह एक नया शब्द दिया, बिब्लियोमेट्रिक्स। इसका दायरा क्या है? ये कैसे अलग है? हाँ, बिब्लियोमेट्रिक्स का दायरा लिब्रोमेट्रिक्स से काफी ज्यादा व्यापक है। ये सिर्फ लाइब्रेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी तरह का जो दर्ज ज्ञान है, मतलब रिकॉर्डेड नॉलेज या लिखित संचार है, उसकी प्रक्रियाओं का मात्रात्मक अध्ययन करता है। प्रिचार्ड का उद्देश्य सिर्फ गिनती करने से आगे बढ़कर जो प्रकाशन है, उनके पैटर्न और उनके बीच के जो रिश्ते हैं, उनको समझना था। पैटर्न और रिश्ते, जैसे कि क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि मान लीजिए किसी खास विषय में साहित्य कैसे बढ़ रहा है, लिटरेचर ग्रोथ जिसे कहते हैं, या फिर किसी फील्ड में किन लेखकों या संस्थानों या देशों का योगदान ज्यादा है। ये साहित्य के बिखराव मतलब स्कैटरिंग ऑफ लिटरेचर का भी अध्ययन करता है, यानी किसी विषय पर लेख कितने अलग अलग जर्नल्स में फैले हुए हैं। ब्रैडफोर्ड का नियम इसी से जुड़ा है ना? हाँ, ब्रैडफोर्ड का नियम। और ये भी देखता है कि समय के साथ साहित्य कितना पुराना या अप्रासंगिक मतलब ऑब्सोलीट हो जाता है। उदाहरण के लिए हम बिब्लियोमेट्रिक्स का उपयोग करके ये विश्लेषण कर सकते हैं कि पिछले 20 सालों में मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पर किन देशों ने सबसे ज्यादा रिसर्च पब्लिश की है। अच्छा। या जैसा ग्रॉस और ग्रॉस ने 1927 में किया था, ये पता लगाना कि केमिस्ट्री के रिसर्चर्स के लिए कौन से जर्नल सबसे अहम हैं। मिस रोट कहते हैं कि इसकी शुरुआत पूर्वी यूरोप में हुई। ये बिब्लियोमेट्रिक्स से कैसे अलग है? क्या ये बस विज्ञान के लिए बिब्लियोमेट्रिक्स है? देखिए, साइंटोमेट्रिक्स जैसा कि नाम से जाहिर है, विशेष रूप से विज्ञान के मात्रात्मक पहलुओं पर केंद्रित है। हालांकि व्यवहार में इसे अक्सर बिब्लियोमेट्रिक्स के पर्याय के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसका जोर सिर्फ प्रकाशनों पर नहीं बल्कि विज्ञान की पूरी प्रक्रिया पर है। इसमें विज्ञान का इतिहास, वैज्ञानिकों का आपसी संचार व्यवहार कैसा है, विज्ञान के संकेतक मतलब साइंस इंडिकेटर्स विकसित करना और विज्ञान नीति साइंस पॉलिसी के निर्माण के लिए सबूत जुटाना शामिल है। ये विज्ञान के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को भी ध्यान में रखता है। डेरेक डी सोला प्राइस और यूजीन गारफील्ड जैसे विद्वानों ने इस क्षेत्र को विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ प्राकृतिक विज्ञानों पर ही लागू होता है, सोशल साइंसेस पर नहीं? जरूरी नहीं है।
हालांकि शुरुआत विज्ञान से हुई, पर इसका उपयोग अब व्यापक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर साइंटोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किसी देश की पूरी रिसर्च क्षमता यानी साइंटिफिक आउटपुट का आकलन करने में होता है, या फिर अलग अलग रिसर्च फील्ड्स के बीच ज्ञान कैसे बह रहा है, कैसे सहयोग हो रहा है, उन पैटर्न को समझने के लिए किया जा सकता है। ये नीति निर्माताओं को यह तय करने में मदद कर सकता है कि किन क्षेत्रों में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फोमेट्रिक्स की। श्रोट बताते हैं कि ये शब्द 1979 में जर्मनी के ओटो नाके ने दिया था। क्या ये इन सबसे ज्यादा व्यापक है? ऐसा लगता है नाम से। हाँ, कह सकते हैं। इन्फॉर्मेटिक्स को अक्सर इन सभी में सबसे व्यापक दायरे वाला शब्द माना जाता है। ये सूचना मतलब इंफॉर्मेशन के मात्रात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लिखित, डिजिटल, यहाँ तक कि मौखिक भी, और कहीं से भी उत्पन्न हुई हो। इसमें सूचना का उत्पादन, उसका प्रसार यानी डिसेमिनेशन और उसका उपयोग, ये सब कुछ शामिल है। ये प्रभावी रूप से बिब्लियोमेट्रिक्स और साइंटोमेट्रिक्स दोनों को ही अपने अंदर समा लेता है। अच्छा, यह एक दिलचस्प बात यह है कि ये पारंपरिक दस्तावेजों या ग्रंथ सूची तक ही सीमित नहीं है। ये डेटा सेट, सॉफ्टवेयर या यहाँ तक कि किसी संगठन के अंदर सूचना कैसे प्रवाहित होती है, इंफॉर्मेशन फ्लो, उसका भी अध्ययन कर सकता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ, जैसे हम इन्फॉर्मेट्रिक्स का उपयोग करके ये विश्लेषण कर सकते हैं कि किसी एकेडमिक डेटाबेस, मान लीजिए JSTOR या PubMed, उसका उपयोग छात्र और शोधकर्ता कैसे करते हैं, कौन से फीचर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, या फिर किसी कंपनी में ईमेल कम्युनिकेशन के पैटर्न का अध्ययन करके ये समझना कि अलग अलग टीमें आपस में कैसे जानकारी साझा करती हैं, ये भी इन्फॉर्मेट्रिक्स के दायरे में आ सकता है। और इस सूची में सबसे नया नाम है वेबोमेट्रिक्स या फिर साइबरमेट्रिक्स। ये तो नाम से ही इंटरनेट से जुड़ा लगता है। बिल्कुल, ये शब्द 1997 में अल्मिंड और इंगवर्सन ने दिया था। वेबोमेट्रिक्स वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के मात्रात्मक पहलुओं का अध्ययन है। ये वेब पेजों, वेबसाइटों, हाइपरलिंक्स और वेब उपयोग के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए बिब्लियोमेट्रिक और इन्फॉर्मेटिक तकनीकों का ही उपयोग करता है, लेकिन वेब के माहौल में। अच्छा, इसमें यह देखा जाता है कि वेबसाइटें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, लिंक विश्लेषण जिसे कहते हैं, कौन सी वेबसाइटें ज्यादा प्रभावशाली हैं, वेब पर सूचना कैसे फैलती है, वगैरह वगैरह। इसका कोई व्यावहारिक उपयोग भी है, जैसे रोजमर्रा के काम में? हाँ, कई हैं। उदाहरण के लिए किसी विश्वविद्यालय की वेबसाइट कितनी दिखती है, उसका क्या प्रभाव है, इसका आकलन करने के लिए ये देखा जा सकता है कि उसे कितनी दूसरी प्रतिष्ठित वेबसाइटों से लिंक मिल रहे हैं, मतलब इन लिंक्स, या फिर किसी खास विषय पर मौजूद अलग अलग वेबसाइटों के बीच के लिंक्स का विश्लेषण करके उस विषय की ऑनलाइन ज्ञान संरचना का एक नक्शा, एक मैपिंग तैयार की जा सकती है। तो हमने इन विभिन्न मैट्रिक्स को समझ लिया, लिब्रोमेट्रिक्स से शुरू करके वेबोमेट्रिक्स तक। अब सवाल ये है कि इन सभी अध्ययनों के लिए डेटा यानी आंकड़े ये आते कहाँ से हैं? स्रोत कहते हैं कि डेटा संग्रह बहुत सावधानी से करना पड़ता है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, किसी भी अध्ययन की गुणवत्ता पूरी तरह से इस्तेमाल किए गए डेटा की गुणवत्ता और उसकी प्रासंगिकता पर निर्भर करती है। इन अध्ययनों के लिए मुख्य स्रोत होते हैं डेटाबेस। मोटे तौर पर दो तरह के डेटाबेस यहाँ काम आते हैं। एक तो ग्रंथ सूचीय डेटाबेस मतलब बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस, और दूसरे उद्धरण डेटाबेसेस यानी साइटेशन डेटाबेसेस। अच्छा, इनमें क्या अंतर है? ग्रंथ सूची डेटाबेस आपको प्रकाशनों के बारे में बुनियादी जानकारी देते हैं, जैसे लेख का शीर्षक क्या है, लेखक कौन है, जर्नल का नाम, कब छपा, सार मतलब एब्स्ट्रैक्ट वगैरह। ये किसी विषय पर साहित्य खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र के लिए एरिक, चिकित्सा के लिए पबमेड, इंजीनियरिंग के लिए कॉम्पेंडेक्स या जैसे LIS के लिए लीसा। ये आपको बताते हैं कि क्या प्रकाशित हुआ है। और उद्धरण डेटाबेस, उनमें क्या खास है? उद्धरण डेटाबेस देखिए, ये बुनियादी जानकारी तो देते ही हैं, साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जोड़ते हैं। हर लेख ने किन पुराने लेखों को उद्धृत किया है, यानी साइटेड रेफरेंसेस की लिस्ट, और ये भी कि उस लेख को बाद में किन नए प्रकाशनों ने उद्धृत किया है, यानी साइटिंग रेफरेंसेस। यही जानकारी उद्धरण विश्लेषण, साइटेशन एनालिसिस का आधार बनती है, और यहीं पर चीजें थोड़ी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि इससे हम न केवल साहित्य खोज सकते हैं, बल्कि उद्धरणों की संख्या के आधार पर किसी लेख, लेखक या जर्नल के प्रभाव, इम्पैक्ट का अनुमान लगा सकते हैं। तो प्रमुख उद्धरण डेटाबेस कौन से हैं, जिनका जिक्र स्रोत करते हैं, जो ज्यादा इस्तेमाल होता है? हाँ, 3 प्रमुख वैश्विक उद्धरण डेटाबेस हैं जिनका बहुत व्यापक रूप से उपयोग होता है।
पहला वेब ऑफ साइंस, जिसे WOS कहते हैं, ये सबसे पुराना है और अब क्लैरिविड एनालिटिक्स का उत्पाद है। पहले थॉमसन रॉयटर्स ISI का था। जी। दूसरा है स्कोपस, जो एल्सेवियर का है और कवरेज में थोड़ा ज्यादा व्यापक माना जाता है। और तीसरा है गूगल स्कॉलर, जो मुफ्त है और बहुत विशाल कवरेज देता है। हालांकि उसकी सटीकता और स्थिरता को लेकर कुछ सवाल भी उठाए जाते हैं शोधकर्ताओं द्वारा। कंप्यूटर विज्ञान के लिए साइटसेयर X भी महत्वपूर्ण है। स्रोत कुछ तुलनात्मक अध्ययनों की बात करते हैं जिन्होंने इन डेटाबेस की तुलना की है। तो क्या कोई एक डेटाबेस है जो सबसे अच्छा है या ये निर्भर करता है? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और अध्ययनों का निष्कर्ष यही है कि नहीं, कोई एक डेटाबेस हर स्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। उनकी अपनी अपनी ताकतें हैं और अपनी अपनी कमजोरियां। उदाहरण के लिए हसीयई और कूगन का एक अध्ययन बताता है कि एकेडमिक सर्च प्रीमियर ASP प्रासंगिकता और फुल टेक्स्ट उपलब्धता में बेहतर था, लेकिन गूगल स्कॉलर नई सामग्री और किताबों या कॉन्फ्रेंस पेपर्स जैसी गैर पारंपरिक चीजों को शामिल करने में ज्यादा सक्षम था। अच्छा। एग्विलो जैसे शोधकर्ता आगाह करते हैं कि मूल्यांकन के लिए, जैसे किसी शोधकर्ता की पदोन्नति वगैरह के लिए, अकेले गूगल स्कॉलर पर निर्भर रहना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इसका कवरेज कभी-कभी असंगत, इनकंसिस्टेंट हो सकता है। वहीं मेहो और यांग का LIS संकाय पर किया गया अध्ययन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। उन्होंने पाया कि सिर्फ वॉस की तुलना में अगर वॉस के साथ स्कोपस और गूगल स्कॉलर दोनों का उपयोग किया जाए तो उद्धरण संख्या काफी बढ़ जाती है और रैंकिंग भी बदल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कोपस और खासकर गूगल स्कॉलर कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई और गैर अंग्रेजी प्रकाशनों को वॉस से बेहतर कवर करते हैं। तो इसका असल मतलब क्या हुआ शोधकर्ताओं के लिए, अगर कोई UGC नेट की तैयारी कर रहा है या कोई शोध कर रहा है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका मतलब है कि शोधकर्ताओं को अपने अध्ययन के उद्देश्य और विषय के आधार पर डेटाबेस चुनना चाहिए। एक ही साइज सबको फिट नहीं होता। अगर आपको किसी विषय का सबसे व्यापक संभव कवरेज चाहिए, खासकर जिसमें कॉन्फ्रेंस पेपर या अलग-अलग भाषाओं के प्रकाशन महत्वपूर्ण हों, तो शायद कई स्रोतों का, जैसे WOS, स्कोपस और गूगल स्कॉलर का एक साथ उपयोग करना ही सबसे अच्छा रणनीति है। सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर रहने से तस्वीर अधूरी रह सकती है ना? सही कहा। तो डेटाबेस चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो डेटा एकत्र कर लिया, अब उसका विश्लेषण करना है। स्रोत कुछ सॉफ्टवेयर उपकरणों का भी जिक्र करते हैं। आजकल तो तकनीक की मदद से ये काम शायद काफी आसान हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल। पहले विश्लेषण या तो मैन्युअल रूप से होते थे या बहुत ही बुनियादी सिंपल से उपकरणों से, जो बहुत समय लेते थे और सीमित भी थे। अब कई शक्तिशाली सॉफ्टवेयर उपकरण उपलब्ध हैं जो बड़े डेटासेट को संभाल सकते हैं और जटिल विश्लेषण कर सकते हैं। स्रोत कुछ प्रमुख उपकरणों का उल्लेख करते हैं, जैसे एक है BibExcel। ये ओले पर्सन का बनाया हुआ एक फ्रीवेयर है, मतलब मुफ्त मिलता है। ये ग्रंथ सूचीय डेटा के साथ कई तरह के बुनियादी विश्लेषण कर सकता है, जैसे आवृत्ति गणना, कौन से लेखक, कीवर्ड या जर्नल सबसे ज्यादा बार आए हैं, और सहघटना विश्लेषण, मतलब कौन लेखक साथ में लिखते हैं या कौन से पेपर साथ में उद्धृत होते हैं वगैरह। इसकी एक खास बात है कि ये होल काउंट और फ्रैक्शनल काउंट दोनों तरीके से गणना कर सकता है। अच्छा। फिर है साइट स्पेस। चमी चेन का ये टूल विजुअलाइजेशन पर, मतलब दृश्यांकन पर जोर देता है। ये शोध साहित्य में रुझानों, पैटर्न्स और बौद्धिक संरचनाओं को नेटवर्क ग्राफ के रूप में दिखाता है, जिससे महत्वपूर्ण प्रकाशनों, लेखकों और अवधारणाओं को पहचानना आसान हो जाता है। ये WOS, स्कोपस, पबमिट वगैरह से डेटा ले सकता है। विजुअलाइजेशन तो बहुत मददगार होता है समझने में। जी हाँ। एक और है हिस्टसाइट। यूजीन गारफील्ड द्वारा विकसित ये टूल विशेष रूप से वॉइस डेटा के साथ काम करने के लिए बनाया गया था। यह किसी विषय के सबसे प्रभावशाली, मतलब सबसे ज्यादा उद्धृत प्रकाशनों की पहचान करता है और उनका उपयोग करके एक हिस्टोरियोग्राफ बनाता है जो उस क्षेत्र के ऐतिहासिक विकास को दिखाता है। फिर पब्लिश और पेरिश, जिसे पेपो भी कहते हैं, यह AW हार्सिंग का एक बहुत लोकप्रिय और उपयोग में आसान सॉफ्टवेयर है जो मुख्य रूप से गूगल स्कॉलर के डेटा का उपयोग करता है। ये किसी लेखक के प्रकाशनों और उद्धरणों को जल्दी से एकत्रित करके H इंडेक्स, G इंडेक्स जैसे प्रभाव संकेतक, इम्पैक्ट मैट्रिक्स की गणना करता है। हाँ, पॉप तो काफी सुना है। जी। और एक स्कॉलरोमीटर भी है। ये एक ब्राउज़र एक्सटेंशन है जो गूगल स्कॉलर डेटा का उपयोग करके लेखक के प्रभाव का विश्लेषण करता है और विभिन्न सूचकांकों की गणना करता है। यह परिणामों को साफ करने और प्रबंधित करने की सुविधा भी देता है।
ये उपकरण तो वाकई विश्लेषण को काफी तेज और शायद ज्यादा वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव भी बनाते होंगे। निश्चित रूप से ये उपकरण शोधकर्ताओं, लाइब्रेरियन और प्रशासकों को बड़ी मात्रा में डेटा को कुशलता से संभालने और उन पैटर्न और कनेक्शन को उजागर करने में मदद करते हैं जिन्हें मैनुअल रूप से देखना लगभग असंभव होगा। ये न केवल व्यक्तिगत या संस्थागत शोध प्रदर्शन का आकलन करने में उपयोगी हैं, बल्कि किसी शोध क्षेत्र की संरचना को समझने, नए उभरते रुझानों की पहचान करने और यहाँ तक कि शोध नीति निर्णयों को सूचित करने में भी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ उपकरण हैं। परिणामों की व्याख्या हमेशा संदर्भ और विवेक के साथ की जानी चाहिए। ये अपने आप में जवाब नहीं है। तो आज हमने विद्वानों के संचार के प्रभाव को मापने की इस जटिल दुनिया की एक यात्रा की। हमने लिब्रोमेट्री से लेकर वेबोमेट्रिक्स तक विभिन्न मेट्रिक्स के अर्थ और दायरे को समझा। हमने देखा कि इन अध्ययनों के लिए डेटा कहाँ से आता है, विशेष रूप से वेब ऑफ साइंस, स्कोपस और गूगल स्कॉलर जैसे उद्धरण डेटाबेस की भूमिका और उनकी तुलनात्मक विशेषताओं पर गौर किया। और अंत में हमने बिबेक्सल, साइटस्पेस, पब्लिश और पेरिश जैसे कुछ सॉफ्टवेयर उपकरणों के बारे में जाना जो इस विश्लेषण में मदद करते हैं। बिल्कुल। और LIS पेशेवरों या UGC नेट की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये मात्रात्मक तरीके अनुसंधान का मूल्यांकन करने, साहित्य की प्रवृत्तियों को समझने और सूचना प्रबंधन के निर्णयों को सूचित करने के लिए बहुत शक्तिशाली साधन हैं। जैसा कि स्रोतों ने भी जोर दिया, डेटा स्रोतों और विश्लेषण उपकरणों का सावधानीपूर्वक चयन जरूरी है और अक्सर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए कई स्रोतों और उपकरणों का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन आवश्यक होता है। ये अवधारणाएं सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक अनुप्रयोगों से भरी हैं। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार मन में आता है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि विद्वानों का संवाद अब केवल पारंपरिक जर्नल्स तक सीमित नहीं रहा है ना? सही बात है। ब्लॉग पोस्ट हैं, एकेडमिक सोशल नेटवर्क हैं जैसे रिसर्च गेट, डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ तक कि ट्विटर पर भी शोध संबंधी चर्चाएं हो रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारे पारंपरिक ग्रंथ सूची मैट्रिक्स, जो मुख्य रूप से जर्नल उद्धरणों पर केंद्रित हैं, आज के इस बदलते परिवेश में प्रभाव को पूरी तरह से पकड़ पा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ हमें ऑल्ट मैट्रिक्स जैसे नए दृष्टिकोणों को अपनाने की जरूरत है, जो ऑनलाइन पहुंच, डाउनलोड, सामाजिक उल्लेख मतलब मेंशंस, बुकमार्किंग जैसे व्यापक संकेतों को भी ध्यान में रखते हैं। ये निश्चित रूप से भविष्य में विचार करने योग्य एक अहम मुद्दा है।